अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट्स में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। कल एक स्टूडेंट ने मुझे क्यूरी की थी। शायद उनको कोई क्लाइंट मिला था जिसमें जो पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करवाना चाह रहा था, और पेमेंट सिस्टम में भी खास तौर पे पाकिस्तानी बैंक्स को इंटीग्रेट करना चाह रहा था, जैज़ कैश और इजी पैसा और यूबीएल और एचबीएल को। तो ये पेमेंट गेटवे से रिलेटेड टास्क है, तो एक कॉमन सी बात सबके लिए थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूं। 2-4 दफ़ा पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करने लगें या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास क्यूरी आए या आप किसी को बाय रिक्वेस्ट भेजें, तो इस बात को इंश्योर कर लेना चाहिए कि आप वो वाले टास्क पे अप्लाई करेंगे जो आपको पहले से आता है। इसके लिए पहले मैंने एक उसूल बयान किया था, 40-50% आपको आता हो, और बाकी जो है 40-50% अगर आपको नहीं आता तो आप थोड़ा सा गूगल करके उसको इतना देख लें 2-4 मिनट के अंदर कि आप उसको वो ग्रैबेबल है कि नहीं, वो डूएबल है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए टास्क हमेशा वो क्लाइंट के साथ वो कम्युनिकेट करना चाहिए या उस प्रोजेक्ट पे बिड करना चाहिए जो 40-50% आपको आता हो, मिनिमम है ये, इससे कम वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर बिल्कुल ही कुछ आइडिया नहीं है, टोटली न्यू टास्क है, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी चाहिए, क्लाइंट से सिंपली माजरत कर लेनी चाहिए। हाँ, ये है कि चीज़ें आनी चाहिए, तो इसके लिए उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों से डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो 40-50% एटलीस्ट नहीं आता, तो उसको कतन भी देखना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने शुरू दिन से ही आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें शुरू में HTML, CSS इस तरह के टास्क को लेके चलना है। अब आप कुछ ना कुछ PHP को भी समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी PHP के टास्क को ना देखें, एक आध हफ्ते के बाद PHP कोर PHP से रिलेटेड टास्क आप करने के काबिल हो जाएंगे, एक आध हफ्ते के बाद। तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो आप कर सकते हैं।
और सिंपली किसी को वेबसाइट बना के देने हैं, स्टैटिक हो या डायनामिक हो, जो वर्डप्रेस के अंदर कवर हो सके। शॉपिंग कार्ट, ई कॉमर्स सोल्यूशन, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो अलबत्ता पेमेंट गेटवेज, तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन इस पे एक लेक्चर दूं कि पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। लेकिन सरे दस जिसने कोई भी प्रोग्रामिंग का टास्क नहीं किया हो, वो पेमेंट गेटवेज का टास्क ले ले तो मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल जैसे हो मैं बता रहे हैं कि एपीआई अवेलेबल है, कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि अवेलेबल हो। बैंक अभी कुछ वीडियो ब्रेक हो रही है, आवाज़ यकीनन आपको ठीक आ रही होगी। तो बैंक्स में पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ऑनलाइन से मुराद कि एपीआई मौजूद है जो पेमेंट गेटवे के तौर पे इंटीग्रेट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर्स के साथ, उसमें जेएस कैश, इजी पैसा है और जेएस बैंक है। इसके अलावा कोई भी बैंक अभी तक फुली फंक्शनल नहीं है इस सेंस में कि वो एज ए पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट हो जाए। तो इस उसूल को जहन में रखिएगा कि जब भी किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो वो इस कैटेगरी का होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 50% उसका टास्क का जो प्रोजेक्ट है वो टास्क आपको आता हो। अगर इतना नहीं आता तो उसको सर जस्ट छोड़ दें और चीज़ों को नोट कर लें और उसके बारे में R&D शुरू कर दें। थोड़ा सा लोगों के बारे में, लोगों से पूछना शुरू कर दें, थोड़ा सा यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर दें, चीज़ों को गूगल करना शुरू कर दें। तो इस तरह आप प्रोजेक्ट देखते रहेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगेंगे लेकिन आपको आते नहीं होंगे, और साथ साथ में आप उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे और आस्ता आस्ता आपकी अभी भी ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। चलें जी, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे हमें। बहरहाल ज़्यादा लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ।
जी, आपस में बातें ना कीजिए, हमारे साथ रहिएगा। एक दूसरे से अगर कोई बात आपने पूछनी है तो लेक्चर के एंड में होनी चाहिए या लेक्चर से पहले आप। एक नज़र स्लाइड्स को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं और क्यूरीज को ज़रा उनको प्रैक्टिस करते हैं। चलें जी, ये MySQL एडमिन पैनल है। अभी हम SQL क्यूरीज लिखने की कोशिश करेंगे। हमने ये कल डिस्कस किया था कि बहुत कॉमन जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, डेटाबेस से डेटा को अपडेट करना, डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना। ये 4 कॉमन ऑपरेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले इनको देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल से सरे दस्त हम डेटा रिट्रीव करेंगे और इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल भी है, लेकिन उसमें सरे दस्त डेटा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना, उसके लिए क्यूरी यूज़ होती है, उसके लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होती है, उसको सिलेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो जो भी टेबल नेम होगा वो यहाँ पे जिस टेबल से आप डेटा को फेच करना चाहते हैं वो टेबल नेम यहाँ पे पास कर देंगे। सिलेक्ट का मतलब हम डेटा निकालना चाह रहे हैं। स्टैटिक का मतलब होता है सारा का सारा, सारे कॉलम्स रिट्रीव करना चाह रहे हैं, जितने भी कॉलम्स हैं। ये सारे के सारे कॉलम्स आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और फ्रॉम कीवर्ड के बाद आप टेबल का नेम देते हैं जिस टेबल से आपने डेटा रिट्रीव करना हो। तो डेटाबेस उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ये फेच कर लेगा। मैंने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो ये देखें जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे फेच हुए। साथ में बता रहा है कि कितने मिली सेकेंड्स लगे इसको फेच करने में, और ये सारे के सारे डेटा पूरे टेबल का फेच होके हमारे सामने आ गया। कुछ पेजेस भी इसके बन चुके हैं, तो ये मुख्तलिफ पेजेस हैं। इसके 3 पेजेस रिट्रीव हुए हैं अभी डेटाबेस में। 57 रिकॉर्ड्स मौजूद थे, पर पेज 25 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर मैं इनको ज़्यादा कर देता हूँ तो वो सारे के सारे एक ही लिस्ट में नज़र आएंगे हमें, एक ही पेज पे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा ये क्यूरी आपको, कि ये क्यूरी क्या करती है। ये ऊपर क्यूरी भी नज़र आ रही है और नीचे उसके रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, तो जो भी टेबल नेम आप चाहें वो साथ में डाल दें तो पूरे का पूरा टेबल फेच होके आ जाएगा। अब हम इसमें स्टैटिक को थोड़ा सा ऑल्टर करते हैं। स्टैटिक की जगह हम कुछ चीज़ें डालते हैं। हमें ये सारे के सारे कॉलम नहीं चाहिए। अभी देखें टेबल के जितने भी कॉलम हैं वो सारे के सारे फेच हो गए हैं। अभी कभी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि आप आईडी को फेच करें, नेम को फेच करें, और मे बी आप चाहें कि एड्रेस, ये 3 चीज़ें फेच करें, बाकी चीज़ें ना लेना चाहें। तो अगर सारे कॉलम नहीं चाहिए, कुछ खास कॉलम चाहिए, तो उसका तरीकाकार क्या होगा ये ज़रा देखिएगा। ये स्टैटिक का मतलब होता है तमाम कॉलम्स को फेच करना। अगर स्टैटिक को यहाँ से उड़ा दिया जाए और इसकी जगह कॉलम लिखना शुरू कर दिए जाएं, कॉमा सेपरेटेड करके, तो जितने कॉलम यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे उतने कॉलम वो फेच करेगा। एड्रेस, ये 3 कॉलम्स मैंने लिखे हैं। सिलेक्ट आईडी वाला कॉलम, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट एड्रेस, सिलेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज। अब 3 ही कॉलम फेच होंगे, बाकी कॉलम्स फेच नहीं होंगे। ये देखें बाकी कॉलम्स आपके सामने नहीं आए, आईडी, नेम और एड्रेस।
3 कॉलम्स हमारे सामने आए हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गई कि अगर हम स्पेसिफिक कॉलम्स फेच करना चाहें, सारे कॉलम फेच ना करना चाहें, तो उसको कैसे फेच किया जाएगा, क्या तरीकाकार होगा उसका। आपको जहां पे बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा। एक दफ़ा चीज़ों को समझ लें, फिर उसके बाद आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्यूरीज एग्जीक्यूट करना। मैं आपको इसके कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिनसे आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में देख सकेंगे, क्यूरीज वहाँ से कॉपी कर पाएंगे। लेकिन इनको हमने रट्टा नहीं लगाना, कोई भी इनको रट्टा लगाने की कोशिश ना करे। इनको याद करना है। याद कैसे होंगे? काम कर करके खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आप बस समझें, ये याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जो प्रैक्टिस करेगा उसको ये याद हो जाएंगे, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको याद नहीं होंगी। तो प्रैक्टिस मकसूद है, और हम ये बता देंगे कि कहाँ से आपको लिखी लिखाई ये क्यूरीज मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे हमने कल देखा था कि रजिस्टर में से किसी स्टूडेंट का टेबल को, किसी खास स्टूडेंट को हम सर्च करना चाहें, तो हमें सारे के सारे रजिस्टर को खंगालना पड़ता है, पूरी फाइल A to Z पढ़नी पड़ती है, फिर कहीं जाके हमें रिक्वायर्ड डेटा उसमें से मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे विद इन ए सेकेंड हमें हमारा रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम किसी रोल नंबर के साथ स्टूडेंट को फैच करना चाहें तो ऐसा हो सकता है। हमारे सामने ये प्रॉपर्टीज़ का टेबल है, तो प्रॉपर्टीज़ की ये यूनिक आईडीज़ आ रही हैं, ये डुप्लीकेट नहीं हो रही हैं आपके सामने। तो किसी खास आईडी से किसी को फैच करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमें ये 23 आईडी चाहिए, हमें 22 आईडी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी आईडी नंबर 22 है, सिर्फ वो आईडी चाहिए, कोई खास आईडी हमें सर्च करनी है। तो यूनिक जो उसका आइडेंटिफायर है उसके ज़रिए से हम उसको फेच कर सकते हैं। अगर हम उसकी आईडी हमें मालूम है तो हम उसको उसके ज़रिए से सर्च कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। ज़रा हमें 22 आईडी चाहिए, जस्ट वो वाली प्रॉपर्टी के सारा रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी 22 है। तो इसको कैसे करेंगे? ज़रा यहाँ पे एसक्यूएल यहाँ पे क्लिक करें, और चाहे आप यहाँ पे क्लिक करें, एडिट कर लें इसको। तो अगर कोई खास प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके साथ हमें वेयर की क्लॉज यूज करेंगे। फ्रॉम टेबल नेम के बाद वेयर की क्लॉज यूज होगी। वेयर, वेयर का मतलब किसी खास चीज को हमने सर्च करना है। वेयर आईडी, आईडी के जरिए से सर्च करना चाह रहे हैं तो आईडी यहाँ पे लिखेंगे, और आईडी इज इक्वल टू 22। जिस प्रॉपर्टी की आईडी 22 है, इस वेयर क्लॉज का मतलब ये है जिस प्रॉपर्टी की आईडी 22 है वो फेच करके लाओ। तो अब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा। ये नीचे गो का बटन नजर आ रहा है आपको, इसको हिट करूंगा तो सिर्फ आईडी नंबर 22 फेच होगी, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो ये देखें आपके सामने रिजल्ट्स में वही आईडी नजर आ रही है, बाकी कुछ भी बाकी रिकॉर्ड्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमने एक ही रिकॉर्ड चाहिए, हमें कोई खास रिकॉर्ड। तो हमने ये ढूंढ लिया कि वो रिकॉर्ड कैसे है। वेयर आईडी इज इक्वल टू 22, ऐसा मुमकिन है, ऐसा फेच किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा कि कोई ख़ास रिकॉर्ड सर्च करना हो तो उसको कैसे किया जा सकता है। हम यूज़र नेम से भी उसको फेच कर सकते हैं, जैसे भी ढूंढना चाहें, जो भी जिस भी कॉलम के नेम से प्रॉपर्टी को ढूंढना चाहें उसी के ज़रिए से हम उसको ढूंढ सकते हैं। अगर हम किसी खास नाम की प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी से सर्च करना चाह रहे हैं तो उससे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी प्रॉपर्टी नेम मालूम है तो उसके ज़रिए से हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये भी देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी नेम यहाँ से कॉपी किया, इसी को सर्च करना है। तो अब चूंकि नेम के कॉलम से हम उसको सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू, तो चूंकि स्ट्रिंग आगे डालनी है तो इसलिए सिंगल कोट्स आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम ये है, जिस प्रॉपर्टी का नेम में ये आ रहा है, वो फेच करके लाया जाए। वो करेंगे तो ये आ जाएगी। अब वही आ रही है और कोई नहीं आ रही। और अगर पूरा रिकॉर्ड इसका चाहिए तो यहाँ पे कॉलम्स को रिमूव कर दिया जाए और यहाँ पे स्टेरिक लगा दिया जाए। अब वो सारे के सारे उसका, सारे उसके कॉलम्स का डिटेल्स आ रही हैं।
उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि किसी और तरीके से कुछ फेच करना चाहें। किसी और तरीके से क्या, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई एक रिकॉर्ड ऐसा हो जिसमें दो कंडीशंस लगाएं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक जिप कोड है। जिप कोड कि ये किसी कंट्री का सॉरी किसी कंट्री का होता है, या शायद ये सिटी का होता है, सिटी का होता है शायद ये जिप कोड। तो किसी खास सिटी में हम सर्च करना चाह रहे हैं कि इस सिटी के अंदर, ये जिस सिटी का ये जिप कोड है, उस सिटी के अंदर अगर कोई एरिक मौजूद हैं, इस प्रॉपर्टी नाम के साथ कोई साहिब मौजूद हैं, तो उनको फेच किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। हम इसकी एग्जांपल यूं समझ लें कि हम चाह रहे हैं क्लास 10 में से एक स्टूडेंट को सर्च किया जाए जिसका नाम अहमद है। तो मुमकिन है क्लास 10 के अंदर अहमद और भी हों, या पूरे स्कूल में अहमद और भी हों, स्कूल में और भी अहमद मौजूद हों। तो हम चाह रहे हैं कि क्लास 10 वाले अहमद को सर्च किया जाए। तो हम दो कंडीशन लगाएंगे कि वेयर क्लॉज इज इक्वल टू अहमद, वेयर नेम इज इक्वल टू अहमद एंड क्लास इज इक्वल टू 10। पूरे स्कूल में से अहमद सर्च ना किए जाएं, बल्कि क्लास 10 में से अहमद को सर्च किया जाए। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम चाह रहे हैं कि फलां सिटी से, फॉर एग्जांपल लाहौर से, इस नाम की प्रॉपर्टी सर्च की जाए। तो दो क्लास जब बनेगी तो वो कैसे करेंगे, तो वो जरा देखिएगा, समझिएगा उसको एडिट किया जाए। बल्कि हम यही इसी जिप कोड को दोबारा देख लेते हैं। दो क्लॉज के साथ अगर हम किसी डेटा को फेच करना चाहें तो कैसे होगा। तो देखिएगा, वेयर नेम इज इक्वल टू अहमद, अगर हम दो रिकॉर्ड्स को साथ में इकट्ठे ही उनके ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। एंड zip code is equal to this। ये एंड ऑपरेटर होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप जानते हैं, हमने उनको डिटेल में पढ़ा है। एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ये कुछ फेच करेगा। अब देखें यहाँ पे जिप कोड ये वाला है और अहमद नेम, तो ये एक रिकॉर्ड मौजूद है। अगर रिकॉर्ड मौजूद ना होता तो कुछ भी फेच ना होता। देखिएगा, यहाँ से मैंने एक डिजिट को डिलीट कर देता हूँ जिप कोड में से, तो जाहिर है इस जिप कोड का उम्मीद है कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर होगा तो फेच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोई भी रिकॉर्ड फेच होके नहीं आया आपके सामने, क्योंकि ये वाला जिप कोड कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता। ये नाम तो एग्जिस्ट करता है टेबल में, लेकिन ये वाला जिप कोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो एंड का मतलब है बोथ कंडीशंस जब ट्रू होंगी तो वेब देन कुछ ना कुछ फेच होगा। उम्मीद है ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम और ऑपरेटर को जरा देखते हैं कि दोनों में से एक कोई, या प्रॉपर्टी का नाम अहमद हो, ये पूरा का नाम हो, या उसका जिप कोड ये वाला हो, कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो तब भी रिकॉर्ड आ जाए। तो ये देखिएगा, फिर हम इसको जरा देखते हैं। तो उसके लिए एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आएगा। तो ये और ऑपरेटर का सिंबल है, या ये हो या ये हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो। तो अब देखें रिकॉर्ड एक फेच होके आ जाएगा, क्योंकि इस रिकॉर्ड, इस नाम के साथ एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जैसा कि ये मौजूद है। और ये जिप कोड, ये जो जिप कोड हमने ऊपर दिया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि और ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स में और भी हो सकता, आप ऑपरेटर्स और भी मौजूद हैं, लेकिन हमें ये दो जरा अहम थे, मैंने इनकी एग्जांपल आपके सामने कोट कर दी। उम्मीद है ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जरा लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। लाइक ऑपरेटर क्या होता है जरा समझिएगा। कभी हमें जिस चीज को हम सर्च करने जा रहे हैं, जिस चीज को हम ढूंढने चले जा रहे हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट मालूमात नहीं होती। हमें उसके बारे में कुछ मालूम होता है, उस की कंप्लीट हिस्ट्री हमें मालूम नहीं है, उसका नाम भी पूरा नहीं पता, उसके सिटी कुछ ना कुछ उसके बारे में मालूमात हैं।
मे भी उसका नाम का कोई एक हिस्सा मालूम है, या उसके सिटी के बारे में कुछ मालूम है, या उसके एड्रेस की कुछ थोड़ी बहुत जुजियात हमें मालूम है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी सूरत में कैसे हम फेच करेंगे उसके रिकॉर्ड को, तो ये जरा देखिएगा। इसके लिए लाइक का कीवर्ड यूज होता है। लाइक, एक मिनट, इसकी एग्जांपल जरा देख लेते हैं लाइक के कीवर्ड की। आई थिंक है कुछ हमें बिटवीन भी देखना है। तो चलें एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। वेयर नेम लाइक, यूँ होगा शायद, हाँ परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी और यूँ होगा। एक दफ़ा पहले इसको रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। हमें कुछ एरर आ रहा है शायद। corresponding MariaDB वर्जन नियर, अच्छा नियर के कीवर्ड शायद नहीं आएगा। हाँ जी, ये ज़रा समझिएगा इस स्टेटमेंट को कि हम कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं। मैं दोबारा आपके लिए इसको ओपन करता हूँ। हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें मालूम है शायद कि उसके शुरू में कहीं, उसकी प्रॉपर्टी नेम के शुरू में कहीं अहमद आता है, तो हमने उसके शुरू में अहमद लिख दिया। आगे कंप्लीट नेम नहीं मालूम, तो हमने उसके साथ परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर दिया। और देखें वेयर नेम इज इक्वल टू नेम, इक्वालिटी की जगह हमने लाइक ऑपरेटर यूज़ किया। वेयर नेम लाइक, हमें कंप्लीट पता हो तो इक्वालिटी साइन, और अगर हमें कंप्लीट उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, थोड़ा सा मालूम है, तो हमने जो मालूम है वो लिख दिया। और जिस तरफ से मालूम नहीं है उस तरफ से हमने उसके ये लगा दिया, ये एक सिंबल है परसेंटेज का, वो या मॉड्यूलस साइन भी इसको बोलते हैं, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। तो ये उस जैसे मिलते जुलते तमाम रिकॉर्ड्स को फेच करके ले आएगा। अब हम देखते हैं, हम कभी हमें सिर्फ ये पता है कि उसके शुरू में ए आता है, योर नेम लाइक ए, तमाम वो प्रॉपर्टी जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है या शुरू में उनके ए आता है, तो देखिए तमाम वो प्रॉपर्टीज वो फेच करके ले आया जिनके शुरू में ए है। तो इधर से हम कोई ना कोई अंदाज़ा लगा सकेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड जो है रिकॉर्ड कौन सा है। तो ए वाले तमाम रिकॉर्ड्स हमने फच कर लिए। तो लाइक का एक कीवर्ड यूज़ होता है जो इस तरह के रिकॉर्ड, इस तरह की फैसिलिटी हमें देता है कि जो हम किसी मिलते जुलते रिकॉर्ड को सर्च कर सकें जिसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। उम्मीद है लाइक का कीवर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। मजीद कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं और कौन सा हमें देखना चाहिए ज़रा। लाइक, शायद हमें बिटवीन का कीवर्ड देखते हैं कि वो क्या काम करता है। बिटवीन का कीवर्ड है दो डेट्स के दरमियान, या दो
दो डिजिट्स के दरमियान हम कुछ भी मालूम करना चाहें तो वो कुछ ऐसे सर्च करके लाएगा हमें। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जिसकी आईडी 10 से बड़ी और 45 से नीचे, वो तमाम प्रॉपर्टीज फेच होनी चाहिए, 10 आईडी से ऊपर वाली और 45 आईडी से नीचे वाली। तो कैसे उनको क्यूरी उनके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे उसको ज़रा समझिएगा। तो दो डेट्स के दरमियान भी हम लगा सकते हैं और इस तरीके से भी, वेयर आईडी बिटवीन 10 एंड 45, तमाम वो प्रॉपर्टीज फेच की जाएं जिनकी आईडी 10 और 45 के दरमियान है। देखते हैं जी, ये देखिएगा तमाम वो आईडीज 10 से ऑनवर्ड और 45 से नीचे वाली तमाम, ये देखें जी 45 से नीचे वाली तमाम, बल्कि ये आगे भी एक पेज बन चुके हैं इसके, तो इसलिए 45 से नीचे आईडी वाली तमाम प्रॉपर्टीज फेच होके आ चुकी हैं आपके सामने। ये लास्ट 45 है और स्टार्ट ये 10 से हो रहा है। तो बिटवीन कीवर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलें जी, बाकी कीवर्ड्स को हम आपके लिए छोड़ते हैं, थोड़ी देर में हम देखते हैं अगर कोई मजीद कीवर्ड भी रहता है तो हम उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले अब हम ये देखते हैं कि इंसर्ट की क्यूरी कैसे चलती है। इंसर्ट, डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना चाहें तो क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी। मैंने कल एक सिंपल सा तरीकाकार आपको बताया था, वो तरीकाकार बहुत ज़्यादा सूटेबल है अगर आप उसको यूज़ करें, लेकिन क्यूरी भी हमें आनी चाहिए। तो एक नज़र में ज़रा क्यूरी को देख लेते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए ये नीचे वैसे लिखा भी हुआ है इंसर्ट का कीवर्ड, तो यहाँ से आप पूरी की पूरी क्यूरी लिखेंगे तो पूरी की पूरी क्यूरी आ जाएगी लिखी हुई भी। तो आप इस तरीके से पूरी क्यूरी लिखी हुई भी ले सकते हैं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं। ख़ुद से भी लिखना चाहें तो हम यही क्यूरी लिखेंगे। अब मैं ज़रा क्यूरी को ज़रा ऑप्टिमाइज़ करता हूँ आपके लिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, और फिर उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। एक टेबल में हम डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का टेबल है और उसमें हम डेटा ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखें इंसर्ट के लिए, डेटा में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू का कीवर्ड यूज़ होता है। इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम आएगा, इनटू के कीवर्ड के बाद टेबल का नाम आएगा, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगी और पैरेंथेसिस में जितने कॉलम्स में आपने डेटा इंसर्ट करना है वो सारे के सारे कॉलम्स के नाम पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे। चाहे तो आप दे दें चाहे तो ना दें, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर दे देंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। देंगे तो क्या फ़ायदा होगा ये ज़रा देख लें, क्योंकि सारे के सारे कॉलम्स के नाम आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए हैं। तो अब आप जब नीचे वैल्यूज़ का कीवर्ड आएगा उसके बाद, और वैल्यूज़ के कीवर्ड के बाद फिर पैरेंथेसिस के अंदर तमाम वैल्यूज़ आएंगी। वैल्यूज़ कैसे आएंगी, फॉर एग्जांपल ये आईडी है पहले, तो आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो आप डालेंगे। मैं कहता हूँ आईडी तो डेटाबेस में खुद से मैनेज करनी है तो वहाँ पे नल आना चाहिए। डेटाबेस खुद ही आईडी को मैनेज कर लेगा, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी आईडी है, और फर्स्ट नेम में क्या डालना है वो यहाँ पे मैं खुद लिखूंगा। तो आगे नेक्स्ट कॉलम नेम फर्स्ट नेम है तो वैल्यू में भी नेक्स्ट आईडी के बाद फर्स्ट नेम आएगा। आगे नेक्स्ट वैल्यू, अगर आपको ऊपर कॉलम दिए होंगे आपने पैरेंथेसिस के अंदर तो आप देख देख के वैल्यूज ऐड करते रहेंगे वहां पे। अब लास्ट नेम आना है, आगे फादर नेम आएगा, तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर आती चली जाएंगी और इस तरह बाकी वैल्यूज भी आप ऐड करते जाइएगा। फादर नेम, नेक्स्ट एड्रेस है ABC, हमने इधर डाल दिया, और उसके बाद फ़ोन नंबर है, मैं उसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ईमेल है, उसको भी एम्प्टी छोड़ देते हैं।
बाद जेंडर है, इस तरह से उसको भी जो जो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे देते चले जाएंगे। और उसके बाद क्यूरी को यहाँ पे सबमिट के बटन पे हिट कर देंगे, ये सारी की सारी क्यूरी सबमिट हो जाएगी। इंसर्ट का कीवर्ड आएगा, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर टेबल का नाम आएगा, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड करके तमाम कॉलम जिनमें डेटा आपने इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद वैल्यूज का कीवर्ड आएगा और फिर पैरेंथेसिस के अंदर तमाम वैल्यूज आएंगी हर कॉलम के लिए। जिस ऑर्डर में ऊपर में आपने कॉलम लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में नीचे वैल्यूज आनी चाहिए, ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये अहम बात है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तरतीब क्या है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसके ऑल्टरनेट मौजूद है। मैंने बताया कि इधर से ही आप इसको इंसर्ट के कीवर्ड पे हिट करें तो ये सारा कुछ खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। और कल हमने देखा था कि यहाँ से जाते हैं इंसर्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट में एक रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी वो इंसर्ट हो जाएगा। देखिएगा इंसर्ट के बटन पे मैंने हिट किया, डिग्री आईडी और यहाँ पे डेट है और यहाँ पे क्रिएटेड बाई वन, और नीचे वाले ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, तो इसलिए मैंने इनको नहीं किया। और गो के बटन पे हिट किया तो देखिए वो पूरी की पूरी क्यूरी लिखी हुई भी यहाँ पे आ गई, दोनों सूरतों में, ऊपर भी आ रही है और नीचे भी आ रही है। तो ये क्यूरी दोबारा, इसको मैं एक दफ़ा इंसर्ट करूंगा तो ये दोबारा इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक इसको दोबारा इंसर्ट के बटन पे हिट करते हैं तो क्यूरी दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हम इसको देखते हैं कि दोनों रिकॉर्ड इंटर हुए कि नहीं हुए। तो ये देखिएगा आपके सामने वो दोनों रिकॉर्ड इंटर हो चुके होंगे। ये लास्ट वाला रिकॉर्ड हमने कुदरतुल्लाह के नाम से एंटर किया तो वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, और पहला वाला फेक एंट्री है सारी की सारी, तो वो भी फेक एंट्री हुई है। तो हमें रिकॉर्ड भी हमारे इंटर हो रहे हैं और साथ में हमें क्यूरी भी लिखी हुई मिल रही है। तो क्यूरी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लें एक दफ़ा, फिर आस्ता आस्ता आदमी उनको प्रैक्टिस करता रहता है। अब ज़रा देखिएगा अपडेट की क्यूरी कैसे लिखेंगे। अपडेट भी क्यूरी भी लिखना इंतहाई सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसका सिंटैक्स ज़रा एक नज़र में देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुदरतुल्लाह रिकॉर्ड को, इसी जो लास्ट वन 15 रिकॉर्ड है, इसी को एडिट करता हूँ। यहीं से आके इसको किसी रिकॉर्ड को एडिट करें और इसकी जेंडर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ मेल, सिर्फ जेंडर को चेंज किया, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं किया, और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे अपडेट की क्यूरी आपके सामने लिखी हुई आ रही है। तो अपडेट की क्यूरी का सिंटैक्स जरा मैं आपके सामने खोलता हूँ, वो क्या है जरा समझिएगा इसको। ओह सॉरी, हमें बैक जाना चाहिए, फिर एक और रिकॉर्ड का एंटर कर लेते हैं। ये अपडेट की क्यूरी है। मैं आपके लिए इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखिएगा जी स्क्रीन पे लिखा हुआ है अपडेट। अपडेट की क्यूरी के लिए अपडेट का कीवर्ड आएगा, उसके बाद टेबल का नाम आएगा जिस टेबल को आप अपडेट करना चाह रहे हैं, और फिर आगे सेट का कीवर्ड आएगा। जिस कॉलम को आप सेट करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम को आप अपडेट करना चाह रहे हैं, वो कॉलम का नाम आएगा। कॉलम का नाम यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, एड्रेस को मैंने अपडेट करना है, और एड्रेस में जो पहली वैल्यू है वो जो कुछ भी हो हमें उससे कंसर्न नहीं है। नई वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं कि नई वैल्यू यहाँ पे ये होनी चाहिए वेयर क्लॉज। अगर मैं ये वेयर क्लॉज अपडेट की क्यूरी के साथ नहीं लिखूंगा तो ये पूरे के पूरे टेबल में हर एड्रेस को एबीसी कर देगा, हर एड्रेस में ये नई वैल्यू डाल देगा। तो इसलिए अपडेट के साथ ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा, हमेशा वेयर क्लॉज आएगी। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, अगर सारे टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाह रहे हैं तो फिर वेयर क्लॉज ना लिखें, और अगर किसी खास रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं तो फिर वेयर क्लॉज जरूर आएगी। वेयर क्लॉज के बाद आप उसको बताएंगे कि किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है।
तो यहाँ पे वो बता रहा है कि स्टूडेंट टेबल के आईडी, जिस स्टूडेंट टेबल की आईडी 15 हो उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो, तो ये उसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो आईडी ज़रूरी नहीं है, स्टूडेंट टेबल ज़रूरी नहीं है, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, आईडी भी लिख लें तब भी ये चल जाएगा। लेकिन जो डेटाबेस है वो जब क्यूरी पर प्रोड्यूस करता है तो वो सेफ साइड सामने रखता है, वो हर तरह की ऑप्शंस को सामने रख के क्यूरी उसने लिख के दी है, तो ना भी लिखें टेबल को तो तब भी सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये अपडेट की क्यूरी है। अगर आप मल्टीपल टेबल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके उन जितने भी टेबल्स को आप लिखना चाहते हैं लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन नंबर भी उसका सेट करना चाह रहा हूँ, तो कॉमा लगा के फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दे दें। फ़ोन नंबर भी डाल दिया तो डाल दें, कोई मसाइका नहीं है। और भी किसी चीज़ को एडिट करना चाहें तो कर लें। ईमेल भी लिखना चाहें तो ईमेल भी यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड करके डालते चले जाएं, abc@gmail.com, तो ईमेल भी अपडेट हो जाएगी। चलें इसको अपडेट करते हैं। तो ये सारा कुछ अपडेट हो चुका है। कॉमा सेपरेटेड करके, जिस सेट के कीवर्ड के बाद कॉमा सेपरेटेड करके जितने भी कॉलम्स को आप अपडेट करना चाहें कर सकते हैं। और आखिर में वेयर क्लॉज आएगी कि 15 रिकॉर्ड को अपडेट करना है, बाकी किसी रिकॉर्ड को नहीं करना। तो अब हम चलते हैं, जाके देखते हैं कि 15 ही रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या कोई और भी हुआ है। तो ये देखें, ये 15 रिकॉर्ड है, उसका नाम एड्रेस में ABC आ चुका है और उसके फ़ोन नंबर भी है और उसका ईमेल, ये भी अपडेट हो चुके हैं। उम्मीद है ये अपडेट की क्यूरी भी आपको समझ में आ गई होगी। और सबसे आखिर में आती है डिलीट की क्यूरी, इंतहाई सिंपल वन है। यहाँ पे लिखेंगे डिलीट तो ये क्यूरी आपके सामने आ जाएगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी दिस। बहुत सिंपल है डिलीट का क्यूरी लिखना। जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, हम 14 रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। चलते हैं इसको लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID is equal to 14। हमसे पूछ रहा है कि वाकई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहते नहीं ठीक है जी कर दो इसको डिलीट। और अब हम जाके देखते हैं 14 रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता होगा। 14 रिकॉर्ड बीच में से डिलीट हो चुका है, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। 4 बेसिक ऑपरेशंस थे, हमने उनको डिटेल में देख लिया। अच्छा जी, मज़ीद हम देखते हैं फंक्शंस को। कुछ फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। चलें हम अब ज़रा थोड़ा सा किसी टूल से हेल्प लेते हैं। SQL ये आपके लिए हैंड आउट के तौर पे काम करेगी ये साइट। अभी आपका टास्क होगा, थोड़ी देर में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, फिर उसके बाद आप ये काम कीजिएगा। अब आपका टास्क ये होगा कि बहुत सारी क्यूरीज तो मैंने आपको खुद से बता दी, जो बाकी नहीं बताई उनको यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से आप मेन्यूज़ को देखना शुरू कर देंगे। वेयर क्लॉज हमने देख ली, डिस्टिंग का कीवर्ड हमने नहीं देखा, तो सिलेक्ट के साथ डिस्टिंग का कीवर्ड नहीं देखा। तो जो जो नहीं देखा आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको देखना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल डिस्टिंग का कीवर्ड नहीं देखा तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और उसका सिंटैक्स देखेंगे। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिंटैक्स डिस्टिंग का कीवर्ड क्या काम करता है। यहाँ पे ये 2 लाइनों में इन्होंने बताया हुआ कि डिस्टिंग का कीवर्ड क्या काम करता है। और फिर उसके बाद उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन है, सिंटैक्स है और आखिर में डेमोन्स्ट्रेशन है। डिस्टिंग का कीवर्ड ये काम करता है हमारे लिए कि डुप्लीकेट को हज़फ कर देता है। हमें मालूम है किसी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट्स मौजूद हैं, तो हम डुप्लीकेट्स नहीं देखना चाहते, तो हम ये देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, इसमें एक कंट्री से मल्टीपल हमारे पास कस्टमर हो सकते हैं। हमें मालूम है ये जर्मनी का कस्टमर है, मैक्सिको से 2 कस्टमर्स हैं, इसी तरह एक कंट्री के मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं। तो कभी हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम ये मालूम करना चाहें कि हमारे कस्टमर कितने कंट्रीज़ में मौजूद हैं।
कितने कंट्रीज के कस्टमर्स हमें हमारी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। तो हमें ऑब्वियसली फिर उस सूरत में मल्टीपल एंट्रीज नहीं चाहिए होंगी, डुप्लीकेट्स को हम रिमूव करना चाहते हैं। मैक्सिको के 50 कस्टमर हो तो 50 दफ़ा मैक्सिको लिखा हुआ आ जाएगा, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं चाहते, हमें एक दफ़ा मैक्सिको चाहिए कि मैक्सिको के भी कस्टमर्स मौजूद हैं। तो इस सूरत में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हमारे लिए ये काम करेगा कि तमाम डुप्लीकेट्स को हज़फ कर देगा। तो इसको एक दफ़ा इधर ही यूज़ करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं। डिस्टिंक्ट के कीवर्ड के बाद सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री, देखिएगा कोई भी डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी नीचे। तो इस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर हम अपने टेबल में उसको प्रैक्टिस करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। ज़रा देख लेते हैं कि हमारे टेबल में कोई डुप्लीकेट एंट्री कहीं पे मौजूद है किसी कॉलम में, तो तभी हम कर पाएंगे। हमारे कॉलम, हमारे इनके अंदर हम एक कॉलम के अंदर वैल्यूज को जरा डुप्लीकेट कर देते हैं। 14 रिकॉर्ड हमारे पास, सॉरी ये शायद हमारे पास है, गलत है, हम इसको दोबारा करते हैं। तो जमील यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम ज़रा डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, मल्टीपल नहीं आएंगे। सही जी। तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये उस सूरत में? डिस्टिंक्ट के कीवर्ड के साथ। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, देखिएगा क्यूरी कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सॉरी पहले डिस्टिंक्ट का कीवर्ड आएगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड फर्स्ट नेम के इस कॉलम से हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज को हज़फ करके लाया जाए। स्टूडेंट के टेबल से रिकॉर्ड को फेच करना है और एक ही कॉलम फेच करना है और उसमें डुप्लीकेट को हज़फ करके फेच करना है, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगाया है। चलें तो देखिएगा जमील डुप्लीकेट था यहाँ पे, वो एक ही दफ़ा आया, बाकी जो डुप्लीकेट एंट्री सारी हज़फ कर दी गई। जमील 2 दफ़ा था, वो अब एक दफ़ा ही आ रहा है, 2 टाइम्स वो नहीं आया। उम्मीद है ये डिस्टिंक्ट का कीवर्ड भी समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से आपने यहाँ से उसको देखना है, थोड़ी सी उसके बारे में उसका सिंटैक्स देखना है, उसके बारे में मजीद चीज़ों को थोड़ा सा काउंट देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंट का कीवर्ड आ रहा है, अब आपने काउंट भी मालूम करना है। देखें ये उसका सिंटैक्स है, कैसे मालूम करेंगे आपने इसको यूज़ करके देखना। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं क्यूए सेशन में आपके साथ मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछते चले जाएंगे, मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह ऑर्डर्ड बाई, किसी खास ऑर्डर में आपने वैल्यूज़ को फेच करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाई की क्लॉज आएगी। इंसर्ट इनटू हमने पढ़ लिया हुआ, नल वैल्यूज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट टॉप, ये टॉप क्यूरीज को हमने सभी तक नहीं देखा, आप इसको देखिएगा। ये फंक्शन है मिन और मैक्स, इसको आप देखिएगा। काउंट, एवरेज, सम, वाइल्ड कार्ड, इन, बिटवीन को हमने देख लिया, लाइक को भी देख लिया। ज्वाइंस को आप देख रहने दीजिएगा, ज्वाइंस हम कल डिस्कस करेंगे। ज्वाइन ज़रा ट्रिकी हैं, आज हम उसको नहीं पढ़ते, कल उसको पढ़ेंगे, कल मैं ही उनको आपको अच्छे तरीके से हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप ये सब लोग ये सारी साइट खोल लें और इधर से 1 बाय 1 जो चीज़ें रह गई हैं उनको डिस्कस कीजिएगा। ख़ास तौर पे ये हमने फंक्शंस नहीं पढ़े। चलें फंक्शंस का थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, 1-2 फंक्शंस मैं बता देता हूँ वो क्या हैं, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को आप डिस्कस कीजिएगा। कुछ फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एवरेज मालूम करना चाह रहे हैं, एवरेज मालूम करना चाह रहे हैं किसी कॉलम की, तो एवरेज का फंक्शन हमारे पास मौजूद है। सम, किसी कॉलम को हम पूरी वैल्यूज़ को सम करना चाह रहे हैं, किसी कॉलम की वैल्यूज़ को हम काउंट करना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास। किसी कॉलम की
मिनिमम वैल्यूज को फेच करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू को फेच करना चाह रहे हैं, तो ये फंक्शन उस काम के लिए यूज होंगे। कैसे किसी को यूज करेंगे ये जरा देखिएगा, एक आध को मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इधर से ट्राई कीजिएगा। काउंट काउंट का फंक्शन यूज करते हैं, देखते हैं कि कितनी आईडी के कॉलम में कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो देखिएगा 6 रिकॉर्ड स्टूडेंट के टेबल में मौजूद हैं, ये काउंट ला के उसने मुझे दे दिया। काउंट रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। तो देखते हैं हम जाके वहां पे 6 ही रिकॉर्ड हैं, जायद नहीं है। ये ऊपर टॉप पे आ भी रहा है आपके पास 6 रिकॉर्ड टोटल, और ये इतने सेकंड में, मिली सेकंड में फेच हुए हैं। तो इसी तरह मिन और मैक्स, मिनिमम वैल्यूज को आप फेच करना चाह रहे हैं, तो किसी कॉलम के मिनिमम वैल्यू, आईडी की मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिन आएगा और साथ में कॉलम का नेम आ जाएगा। कोई भी कॉलम जो भी आप देना चाहें, मैं आईडी को ही देता हूँ ताकि बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मिनिमम वैल्यू फेच करेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी 9 है। सही है जी। ये देखें सबसे छोटी वैल्यू 9 है और बाकी सारी इससे ऑनवर्ड है। चलें जी, बाकियों को आप ट्राई कीजिएगा। मैंने फंक्शन के बारे में भी कुछ बता दिया, कुछ फेमस फंक्शन 2-4 के बारे में बता दिया। 2-4 को आप खुद एवरेज, सम, मैक्स वैल्यूज को आप खुद देख लीजिएगा, और इसके अलावा आप बाकी फंक्शन को भी जरा एक्सप्लोर कीजिएगा। चलें जी, आपका टास्क स्टार्ट होता है, आप काम शुरू कर दें। इधर से चीज़ों को देखते जाएं और साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। जैसे मैंने प्रैक्टिस की है, तमाम क्रड ऑपरेशन के चारों क्यूरीज को आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। मंडे से हम क्रड पढ़ना शुरू कर देंगे जी।
क्यूए सेशन स्टार्ट हो चुका है, साथ में आप देखते रहें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने इनविटेशन लिंक की पोस्ट भी क्रिएट कर दिया और वहाँ पे भी डाल दिया उसका इनविटेशन लिंक कमेंट्स में भी, तो आप लाइव आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। जिन लोगों ने असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं की वो भी बता दें कि उनकी असाइनमेंट लास्ट डे जो हमने असाइनमेंट डिस्कस की थी वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। ये टास्क आसान है, ये जल्दी से आज अभी आप कर लें। मैं एक लेटेस्ट असाइनमेंट आपको देने वाला हूँ, चंद मिनट में वो लेटेस्ट असाइनमेंट आएगी। डेटा आप खुद इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। अभी आपने कल स्टूडेंट का टेबल तो सबने बना लिया ना, तो उसमें डेटा डालना शुरू कर दें। जी, डेटाबेस मिल जाता है, डेटा सैंपल डेटाबेसेस मिल जाते हैं, लेकिन आपको सैंपल डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट के टेबल में खुद ही डेटा को इंसर्ट करें, चार पांच रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कल मैं ये कहा भी था कि कल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कीजिएगा, आप लोगों ने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए, तो अब कर लीजिएगा। ये डेटा इंसर्ट करना कौन सा मुश्किल है, 4-5 रिकॉर्ड इंसर्ट करें, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। इंसर्ट की से डेटा इंसर्ट करना शुरू कर दें, फिर पहले इंसर्ट की क्यूरी को देखें, उससे डेटा भी इंसर्ट हो जाएगा और आपका काम भी कर पाएंगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उमेर साहब, ऐसा डेटाबेस कंप्लीट नहीं मिलता। इस तरह डेटाबेसेस मिलना शुरू हो जाए तो कमाल ही बात है। तो ऐसा कोई भी शेयर नहीं करता अपना डेटा रिकॉर्ड्स, कोई भी शेयर नहीं करता। तो कोई भी, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका स्कूल है, तो वो अपना डेटाबेस शेयर करेगी सबके साथ? ऑब्वियसली नहीं करेगी, वो सिक्योर डेटा है उनका। हाँ, फेक डेटा मिल सकता है। तो फेक डेटा जो होगा तो उसके लिए एक फेकर एपीआई है या फेकर के नाम से एक लाइब्रेरी है, वो यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। उसको डेटाबेस थमाएंगे, वो उसको थोड़ा सा यूज़ करना आना चाहिए, वो आपके लिए एक डेटाबेस। लेकिन वो सारा का सारा फेक डेटा होगा, खुद से जनरेट किया होगा। आप उसको बताएंगे
कि कौन कौन से कॉलम में क्या क्या डेटा ऐड करना है, वो फेकर एपीआई आप बना सकते हैं। टेस्टिंग के लिए वो हम बनाया करते हैं। फेकर के नाम से एक लाइब्रेरी मिलती है, गिटहब से मिल जाएगी आपको। लारावेल फ्रेमवर्क है, उसमें वो बिल्ट इन इंटीग्रेट होती है या उसको एज ए पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। जी, फेकर के जरिए से। तो ऐसा कोई भी जी बिल्कुल, जैसे निदा कह रही है वैसे ही हो सकता है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटाबेस शेयर नहीं करेगी। कौन है जिसने डेटाबेस बनाया और डेटाबेस एक्सपोर्ट करके सारी दुनिया के साथ शेयर कर देगा? हाँ जी, टेस्टिंग के लिए ऐसा बना बनाया डेटाबेस कोई भी नहीं देता। और फिर दूसरे का डेटाबेस, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, मैं वो एक्सपोर्ट करके आपको सेंड कर दूं, तो आपके सॉफ्टवेयर में तो यूज नहीं होगा ना। आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और होंगी। मेरे डेटाबेस में रिक्वायरमेंट जो इंप्लीमेंट की गई है वो कुछ और है। तो इस तरीके से नहीं होता, बना बनाया डेटाबेस नहीं होता, डेटाबेस खुद बनाना पड़ता है। और हम यही सीख रहे हैं कि डेटाबेस कैसे बनाएंगे, उसको डिजाइन कैसे करेंगे। लास्ट डे एक टेबल बनाने को कहा था, आहिस्ता आहिस्ता टेबल्स बढ़ते चले जाएंगे और आपको डेटाबेस डिजाइन करना भी आ जाएगा। तो अब हम डेटाबेस को पढ़ रहे हैं, आस्ता आस्ता हमें डेटाबेस डिजाइन करने की एक्सपर्टीज स्किल्स है वो भी डेवलप हो जाएंगी। जी, मंडे से ये काम शुरू हो जाएगा। मंडे से हम एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे और मंडे से ये काम शुरू हो जाएगा। फॉर्म और हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाएगा मंडे से। ऑलमोस्ट सारी टूल किट हमने पढ़ ली है। अब हम मंडे से ये काम शुरू करेंगे कि डेटाबेस में डेटा फॉर्म से आएगा और डेटाबेस में डेटा जाएगा। तो ये काम मंडे से शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अब तक जो भी चीज़ें मिसिंग है उन सब की आप प्रैक्टिस कर लें। कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। ये ना हो कि हम सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करें तो लोग बताएं कि मुझे तो ये अरे की समझ में नहीं आई, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आपने लूप कैसे लगा ली, मुझे तो फंक्शन की समझ में नहीं आई कि फंक्शन कैसे आपने बना लिया। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इफ एल्स कंडीशन की उनको समझ में ना आए तो ये फिर उस वक्त में समझाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमने हर टॉपिक के लिए अलग अलग लेक्चर लिए हैं और डिटेल में उनको एक एक दो दो दिन डिस्कस किया, उनके असाइनमेंट्स किए हैं। तो अगर आपकी कोई चीज़ रहती है तो आप उसको इस वीकेंड पे उसको अच्छे तरीके से डिटेल में प्रैक्टिस कर लें। अगर आप लोगों ने अरे की प्रैक्टिस कर ली हुई है तो मैं एक एडवांस प्रैक्टिस आज मजीद आपको दूंगा। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि किसकी रह गई। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, जब अनाउंस होगी तो बता देंगे आपको। किसकी असाइनमेंट रह गई है ये बताइएगा, किस किस की असाइनमेंट रह गई है? जिसने अभी तक वो न्यूज़ वाली असाइनमेंट, अरे वाली असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की।
जी जावेद साहब, आपने नहीं की तो कब तक हो जाएगी? मंडे से हम बहुत एडवांस काम करने जा रहे हैं। वो अब टूल किट उसमें कंप्लीट होनी चाहिए, सारी पीछे चीज़ें आनी चाहिए आपको। जी निदा, जावेद और बताएं जी, किस किस की रह गई है? चलें जी, अच्छी बात है, आप मंडे तक कर लीजिएगा। जी निदा, कब तक हो जाएगी? और कोई साहिब भी रह गए हैं तो वो बताएं ज़रा, उनकी असाइनमेंट रहती है। लेकिन ये जो आज मैं असाइनमेंट दूंगा, एक आध मिनट में दूंगा, तो ये ऑप्शनल है, कोई करना चाहे तो कर ले, जिसका दिल करे। एडवांस चीज़ है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग बेहतर हो जाएगी। आप नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। जी साइमा ने क्लासेस वाली नहीं की। जी गुलशन, आपने क्लासेस वाली असाइनमेंट कर ली है? गुलशन ने क्लासेस वाली असाइनमेंट कर ली है? जी साइमा, आपके प्रोफाइल लिंक रिसीव हो गए। गुलशन, आप साइमा को ज़रा हेल्प कीजिएगा, उनकी क्लासेस वाली असाइनमेंट नहीं हुई। तो जो प्रॉब्लम आ रही है ज़रा इनको बताइएगा, ताकि ये भी उनको कर पाएँ। चलें जी, ज़रा असाइनमेंट देखिएगा नई वाली, अगर कोई करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है। मंडे को हम ये चेक भी नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। तो थोड़ी सी एडवांस है, अगर आपको नहीं भी समझ में आएगी तो कोई मज़ाइका नहीं है। तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें, जिनकी अभी पुरानी कंप्लीट नहीं है वो पुरानी कंप्लीट करें। ये वाली ऑप्शनल है। ये एक गूगल आप करेंगे, ऑक्टोपार्ट एपीआई, ये आपके सामने इसका नाम भी लिखा हुआ है, ऑक्टोपार्ट एपीआई। इसको ज़रा गूगल कीजिएगा, ये पेज आपके सामने आना चाहिए, octopart.com। मैं इसका लिंक आपको दे देता हूँ, लिंक नीचे कमेंट्स में। वैसे आप गूगल कर लीजिएगा तभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पहले इसकी भी एपीआई की आपको लेनी होगी, तो लॉगिन कीजिएगा। मेरा शायद पहले से हो, मैं देख लेता हूँ एक नज़र। इसकी एपीआई की कहाँ से मिलेगी? एपीआई की भी यहीं पे कहीं होगी। डैशबोर्ड में जाएंगे साइन अप करने के बाद, तो वहाँ से आपको एपीआई की मिल जाएगी। तो यहाँ से ये एपीआई की है, यहाँ पे मौजूद है, ये आपको चाहिए होगी फर्दर। डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, यहाँ से ऊपर डॉक्यूमेंटेशन है, ओवरव्यू। ये एग्जाम्पल यूआरएल है, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे,
या आप यूआरएल यहाँ से जेएस के लिए खुद बनाएंगे, यूआरएल या तो खुद बनाएंगे इस तरीके से, ये यूआरएल यहाँ से जेएस कोड है, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ये यूआरएल आपका बनाया है, ये जेएस कोड है, या फिर यहाँ से यूआरएल आप कॉपी करेंगे। ये यूआरएल अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि क्या काम करना है। देखिएगा जी, ये यूआरएल है, यूआरएल में $, यूआरएल, ये हो गया। देखिएगा ये यहाँ पे आ गई है एपीआई की यूआरएल में, तो यहाँ पे आगे एग्जांपल की लिखा हुआ है, यहाँ पे अपनी एपीआई की को आप पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे ये पार्ट्स हैं, ये कोई किसी पार्ट के बारे में डिटेल दी गई है, ये डिटेल्स रिक्वायर्ड है, इसको जस्ट यहाँ पे एपीआई की पेस्ट करें और पुराने कोड में डाल के इसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। यूआरएल चेंज करके फिर देखिएगा आपके पास नया डेटा आएगा, उस डेटा को पार्स करना है, पहले आप उसको अंडरस्टैंड करिएगा, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जेएस यूआरएल यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि ये है, इधर से कॉपी किया, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही, बाकी डिटेल्स भी आपने खुद से ही ग्रैब करनी है। ये यूआरएल है, पार्ट्स मैच क्यूरीज, ये क्यूरी आ गई है, यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे आ जाएगी, कॉल बैक अगर कोई देना है तो यहाँ पे देंगे अदरवाइज, और इस यूआरएल को भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है ऊपर। बस ये है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ये यूआरएल ब्रेक डाउन करके यहाँ पे ऊपर यूज किया जा सकता है। एपीआई की यहाँ पे देनी है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से इसको खत्म कर दें, इसी तरह यहाँ से भी पूरा यूआरएल आपके पास बन गया, और कदरे डिफरेंट है, इसमें क्यूरीज भी आई हैं और एपीआई की भी आई है, और कॉल बैक की ज़रूरत नहीं, आप इसको डिलीट कर दें, कॉल बैक हमें कोई नहीं चाहिए। और इसको फेच अंडर वो उसी फंक्शन को पास कर दें और डेटा को देखें रिजल्ट क्या आएंगे। मैं एक आध मिनट में थोड़े से इसके बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या। ये इसका सैंपल रिजल्ट है, ये नीचे स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, सैंपल आउटपुट है, यहाँ पे नजर आ रही है आपको, कुछ ये रिस्पॉन्स आएगा आपके पास जेसन में। ये किसी पार्ट के बारे में डिटेल है, उसके मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल है, उसका एमपीएन नंबर है, उसकी ऑफर्स हैं, कौन लोग कितने में बेच रहे हैं, ऑफर्स का मतलब कौन ऑफर कर रहा है, कितने की ऑफर कर रहा है, ये सारी उसकी डिटेल्स हैं। प्रोडक्ट का यूआरएल है, सेलर कौन से हैं, मैन्युफैक्चरर, सेलर्स, ऑफर्स, तो ये चीज़ें हमें फेच करनी है। ज़रा कम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इस एपीआई को समझना ये है क्या, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड डेटा समझ के निकालना इसमें से। ये देखें यहाँ पे ये ऑफर्स लगी हुई हैं, प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस है यूएसडी में, अगर कोई एक क्वांटिटी परचेज करेगा तो इतने में मिलेगी, और अगर कोई 2 चीज़ें परचेज तो ये 3, और इसी तरह मुख्तलिफ प्राइसेस हैं यहाँ पे। तो ये सैंपल रिस्पांस भी यहाँ पे मौजूद है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ट्राई कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने कदर इसको ट्रिकी रहने दिया, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया।
तो जो लोग इसको करना चाहें वो कर लीजिएगा, बाकी अपनी प्रीवियस असाइनमेंट पे फोकस कीजिएगा। जी, ये 2-3 क्यूरीज आई हैं। साइमा, आप गुलशन से बात कीजिएगा, मैंने ये सारी बात बताई हुई है कि कैसे अपवर्क अकाउंट प्रूव होगा, तो आपको बता देंगे। अच्छा जी, SMS API के हम किसी दिन और बात करेंगे, आज हमारा टाइम अप हो गया है। तो इंशाल्लाह SMS API पे भी बात करेंगे, मौका मिला तो। आप किसी और वक्त में उमैर साहब मुझे रिमाइंड करवाइएगा, इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, कोई थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर लेंगे इंशाल्लाह जी। मंडे को मुलाकात करते हैं। गुलशन शायद हमें कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं हमसे, लेकिन उनका इंटरनेट ज़रा ठीक नहीं है। गुलशन, आपकी जो भी क्यूरी है आप मुझे ऐसे ही सेंड कर दें, इंटरनेट शायद इतना अच्छा नहीं है। गुलशन, अगर कोई क्यूरी है तो आप लिख के मुझे सबमिट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। इंटरनेट की वजह से आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रही। गुलशन, मैं अभी कंफर्म करता हूँ आपका प्रोफाइल लिंक मुझे मिला कि नहीं मिला। जी, गुलशन खान के नाम से आपका नाम है, ईमेल एड्रेस मुझे मिल चुका है आपके। गुलशन अल्ताफ जी, आपका प्रोफाइल लिंक मुझे मिल चुके हैं। जी, आप उनको बताइएगा कि प्रोफाइल लिंक सबमिट हो चुके हैं, मुझे मिल चुके हैं। शायद आपने बाद में किए होंगे, मैंने 40 उनको सबमिट किए थे, 46 बाद में आप शायद बाद वाली 6 में होंगे, उनके पास उनका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो मैं अपडेटेड शीट उनके साथ शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह जी, मंडे को मुलाकात करते हैं। अपनी असाइनमेंट्स को देखिएगा, फ्रीलांसिंग पे फोकस कीजिएगा, ऑर्डर लाने की कोशिश कीजिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, वीकेंड को प्रोडक्टिव बनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।